हेलो फ्रेंड्स, इलियट वेव थियरी के इस लेक्चर नंबर 8 में मैं चिराग आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेव पैटर्न्स। राइट, स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो आपने समझा होगा कि वेव क्या है, व्हाट इज़ वेव, ये आपने समझ लिया होगा। उसके बाद हमने बात की थी कि वेव सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, वेव पैटर्न्स। राइट, दो ही तरीके की वेव पैटर्न्स बनती है, एक इम्पल्सिव और दूसरी होती है करेक्टिव। राइट, तो यहाँ पे मैंने वही समझाया है, इम्पल्सिव वेव पैटर्न और करेक्टिव वेव पैटर्न। राइट, वेव सिर्फ दो ही तरीके के हैं, इम्पल्सिव और करेक्टिव, लेकिन इम्पल्सिव के अंदर 3 पैटर्न बनती है और करेक्टिव के अंदर 5 पैटर्न बनती है। राइट, तो इन पैटर्न्स को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पे इलियट वेव स्ट्रक्चर की बात करें, ये मैंने आपके सामने इलियट वेव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। राइट, ये स्ट्रक्चर जो है बार बार किसी भी चार्ट में रिपीट होता रहता है। बेसिकली यही स्ट्रक्चर रिपीट होता है, तो इससे अलग कुछ नहीं है इलियट वेव में। राइट, ये टोटल हमारे पास इस स्ट्रक्चर में कितने वेव है, 8 वेव है। राइट, तो इन 8 वेव में कौन कौन सी इनमें से पैटर्न्स बन सकती है वो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इम्पल्सिव और करेक्टिव दो ही तरीके की वेव पैटर्न होती है, और उसमें भी इम्पल्सिव के अंदर 3 पैटर्न और करेक्टिव के अंदर 5 पैटर्न बनती है। लेकिन ये पैटर्न क्या सभी वेव में बनती है, वो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से वेव में कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है। जैसे कि यहाँ से 0 से लेके 1 तक ये जो वेव है, इस वेव में कौन सी पैटर्न बनती है, तो आप सबको बेसिक जब पहले दूसरे लेक्चर में आपने समझा होगा कि ये जो इलियट वेव स्ट्रक्चर है, उन 8 वेव में से इम्पल्सिव कौन से वेव है और करेक्टिव कौन से वेव है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें से 1, 3, 5, A और C ये जो है वो इम्पल्सिव वेव है, और 2, 4 और ये B, ये 3 जो है वो करेक्टिव वेव है। ये आपको याद होना चाहिए। राइट, अभी हमने बात की कि 1 जो है वो इम्पल्सिव होना चाहिए, इसका मतलब इनमें से कोई पैटर्न वेव 1 में बननी चाहिए। राइट, तो इनमें से कौन कौन सी पैटर्न वेव 1 में बनती है, तो एक तो बनती है इम्पल्सिव पैटर्न। राइट, और दूसरी इसमें बनती है लीडिंग डायगोनल पैटर्न। ये दो पैटर्न जो है वो वेव 1 में बन सकती है। कौन कौन सी पैटर्न, एक बन सकती है इम्पल्सिव और दूसरी बन सकती है लीडिंग डायगोनल पैटर्न। राइट, तो इम्पल्सिव वेव है तो इन दोनों पैटर्न को वेव 1 में हमें देखा जा सकता है। राइट, ये दोनों में से बन सकती है। अब बात कर लेते हैं वेव 2 की, जो कि एक करेक्टिव पैटर्न है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव 2 जो है वो वेव 2 के अंदर इनमें से कोई पैटर्न बन सकती है, क्योंकि वेव 2 कौन सा वेव है, करेक्टिव वेव है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न इसके अंदर बन सकती है। राइट, यहाँ पे वेव 1 में क्या था, 3 पैटर्न है इम्पल्सिव की, लेकिन वेव 1 के अंदर ये दोनों में से एक ही पैटर्न बन सकती है, एंडिंग डायगोनल नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेव 2 करेक्टिव पैटर्न है, तो करेक्टिव पैटर्न में ये 5 में से कोई भी पैटर्न वेव 2 में बन सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, वेव 3 की बात कर लेते। तो वेव 3 एक इम्पल्सिव पैटर्न है। तो इम्पल्सिव पैटर्न है मतलब इनमें से कोई 3 में से कोई पैटर्न यहाँ पे बन सकती है। तो वेव 3 में ये दोनों नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव पैटर्न ही वेव 3 में बनेगी। आप समझ रहे हैं, लीडिंग डायगोनल या एंडिंग डायगोनल वेव 3 में नहीं बन सकता। वेव 3 में सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव पैटर्न ही बन सकती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम वेव 4 की। वेव 4 पे आ जाता है। वेव 4 कौन सा वेव है, वेव 4 करेक्टिव वेव है। राइट, तो करेक्टिव पैटर्न कौन कौन सी है, ये 5 करेक्टिव पैटर्न है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न वेव 4 में बन सकती है। राइट, करेक्टिव वेव है वेव 4, तो करेक्टिव पैटर्न 5 है, इनमें से कोई भी पैटर्न वेव 4 के अंदर फॉर्म हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेव 5 की। तो वेव 5 भी एक इम्पल्सिव पैटर्न है। इसका मतलब इनमें से कोई पैटर्न वेव 5 के अंदर
बन सकती है, लेकिन तीनों नहीं बनेगी, या तो इम्पल्स पैटर्न बनेगी या तो एंडिंग डायगोनल बनेगा इसमें, राइट। तो वेव 5 के अंदर या तो इम्पल्स या एंडिंग डायगोनल, दोनों में से एक पैटर्न जो है वो बन सकती है। इसका मतलब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो डायगोनल पैटर्न है, एक डायगोनल पैटर्न जो है वो 1 में बनती है और एक डायगोनल पैटर्न जो है वो 5 में बनती है, राइट। और नाम के हिसाब से 1 में जो बनती है उसको लीडिंग डायगोनल बोला जाता है, क्योंकि वो लीड करता है वेव 1 जो है। और 5 में जो डायगोनल पैटर्न बनती है उसको एंडिंग डायगोनल बोला जाता है, क्योंकि ये इम्पल्सिव वेव का लास्ट लेग है, इसलिए एंडिंग डायगोनल, राइट। तो वेव 5 के अंदर या तो इम्पल्स पैटर्न बनेगी या तो एंडिंग डायगोनल बनेगा। वेव 1 के अंदर या तो इम्पल्स बनेगा या तो लीडिंग डायगोनल बनेगा। क्लियर। वेव 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स पैटर्न ही बनेगा। तो हमने यहाँ से 0 से लेके 5 तक के जो भी वेव है उनमें इनमें से कौन कौन सी पैटर्न फॉर्म हो सकती है वो यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं वेव ए की। तो वेव ए, वैसे तो हम बोलते हैं कि वेव ए एक इम्पल्स पैटर्न है, तो इनमें से कोई पैटर्न बन सकती है, क्लियर। लेकिन आगे जाके इन पैटर्न को समझने के बाद हमें थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। तो वेव ए के अंदर ध्यान से समझिएगा, दो पैटर्न बन सकती है, एक तो इम्पल्सिव पैटर्न बन सकती है और दूसरी बन सकती है सिंपल एबीसी। ये दोनों में से कोई भी एक पैटर्न वेव ए के अंदर बन सकती है। वेव ए के बाद बात कर लेते हैं वेव बी की। वेव बी के अंदर कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है। वेव बी एक करेक्टिव पैटर्न है, तो करेक्टिव पैटर्न 5 तरीके की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 के जैसे वेव बी में भी इन पांचों में से कोई एक पैटर्न फॉर्म हो सकती है, राइट। तो इनमें से कोई भी पैटर्न इसमें बन सकती है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वेव सी की। तो वेव सी के अंदर, वेव सी एक इम्पल्सिव पैटर्न है, तो वेव सी के अंदर इनमें से ही कोई पैटर्न बन सकती है और वेव सी के अंदर बनेगा इम्पल्सिव पैटर्न। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमने सभी 8 वेव में कौन कौन सी पैटर्न बन सकती है उसका डिस्कशन किया, और उसके बाद हमें जानने को मिलता है कि 2 ही वेव ऐसा है जो वेव 3 और वेव सी है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न फॉर्म होती है, इम्पल्सिव पैटर्न। इसका मतलब ये हुआ, इम्पल्सिव पैटर्न कैसी होती है कि जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके की मूवमेंट आती है, या चाहे वो 3 हो चाहे वो सी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूव जो है, जनरली इम्पल्सिव मूव जो है थोड़ा सा ट्रेंडिंग टाइप का होता है। करेक्टिव पैटर्न में कैसा होता है कि साइडवेज या थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिलता है करेक्टिव पैटर्न में। लेकिन इम्पल्सिव पैटर्न जो है थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग मूव आप बोल सकते हैं। इम्पल्सिव में भी 2 बार करेक्शन आते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। टाइम फ्रेम के हिसाब से ये थोड़ा वेरी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बड़ा ट्रेड पकड़ना है तो आपको वेव 3 को पकड़ना होगा या तो फिर वेव सी को पकड़ना होगा, कोई अगर आपको ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है तो वेव 3 कहाँ से स्टार्ट होता है और वेव सी कहाँ से स्टार्ट होता है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट होने के बाद करेक्शन स्टार्ट होता है वेव 2 का, राइट। और वेव 2 जहाँ पे भी कंप्लीट होता है उसी रेंज में से वेव 3 स्टार्ट होता है। वैसे ही वेव ए के बाद जब वेव बी कंप्लीशन के करीब है वहाँ से ही वेव सी जो है वो स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये इम्पल्सिव पैटर्न चाहे वेव 3 की हो चाहे वेव सी की हो, वो पैटर्न, वो बाउंस या वो फॉल को पकड़ना है, अगर उसके ट्रेड में अगर एंट्री लेनी है तो आपको वेव 2 की एंडिंग की रेंज आइडेंटिफाई करनी होगी या वेव बी की एंडिंग की रेंज आइडेंटिफाई करनी होगी, राइट। तो वो रेंज अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो रेंज बाइंग रेंज बन जाएगी, और यहाँ पे आपके लिए वो क्या रेंज बन जाएगी, सेलिंग रेंज बन जाएगी, राइट। तो ये बाइंग और सेलिंग रेंज कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, अगर आपकी पकड़ ये करेक्टिव पैटर्न पे है, क्योंकि करेक्शन वेव 2 करेक्टिव पैटर्न इनमें से कोई भी बन सकता है,
तो वो रेंज कैसे आइडेंटिफाई होगी? अगर आप इस करेक्टिव पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं, तो आप बता पाएंगे कि इस रेंज में ये कंप्लीट हो सकता है। इसके अंदर जाएंगे आप, डिटेल में जाएंगे, कौन सी पैटर्न है, उसमें क्या होता है, तो एक रेंज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वहाँ पे सेलिंग या बाइंग आप इनिशिएट कर सकेंगे। कोई इनिशियल स्टॉप लॉस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रूल के हिसाब से वहाँ पे स्टॉप लॉस में हम रूल फॉलो करेंगे। तो ये सब करके आप एक अच्छा ट्रेड, इम्पल्सिव का ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चाहे वो वेव 3 का हो या चाहे वो वेव सी का हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वेव 5 भी इम्पल्सिव पैटर्न है, तो क्या वेव 5 का हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। वेव 4 के कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद वेव 5 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 वेव होते हैं। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए कि वेव 5 के अंदर आपको ये इम्पल्स पकड़ना है, तो वहाँ पे भी एंडिंग जो है वो करेक्टिव 4 का हो रहा है। तो वहाँ पे भी बात यही है कि करेक्टिव पैटर्न अगर आपने समझ ली तो आपको समझ में आएगा कि ये रेंज कौन सी रेंज हो सकती है जिस रेंज में ये वेव 4 जो है वो कंप्लीट कर सकता है। इनमें से कौन सी पैटर्न बन रही है वो आइडेंटिफाई होगा, तो वो रेंज आप पकड़ पाएंगे और उस रेंज में बाइंग जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक करेक्टिव पैटर्न को हम अच्छी तरीके से ना समझ ले, तब तक एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाना इलियट वेव थ्योरी को समझ के काफ़ी मुश्किल होगा, राइट। तो करेक्टिव पैटर्न को बहुत ही ध्यान से, बारीकी से आपको समझना होगा, और वो आपने समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से करेक्टिव पैटर्न कहाँ पे एंड हो सकता है वो रेंज आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके बाद का जो मूव है उसमें एंट्री भी ले पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल एबीसी या फिर सिंपल जिगजैग करेक्शन की। सिंपल जिगजैग करेक्शन या सिंपल एबीसी करेक्शन कौन से वेव में बन सकता है? हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये सारी करेक्टिव पैटर्न जो है वो 2, 4 और बी में बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल एबीसी या सिंपल जिगजैग करेक्शन भी वेव 2 में बन सकता है, या फिर वेव 4 में बन सकता है, या फिर वेव बी में बन सकता है। इनमें से कहीं पे भी ये सिंपल एबीसी करेक्शन जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो क्या होता है सिंपल एबीसी या सिंपल जिगजैग करेक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ही सिंपल एबीसी करेक्शन है, राइट। तो आप बोलेंगे कि आपने अभी अभी बोला कि सिंपल एबीसी करेक्शन तो वेव 2 में, वेव 4 में या फिर वेव बी में बन सकता है। तो अभी आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल एबीसी करेक्शन बना है? क्योंकि फ्रेंड्स, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है वो है वेव 2, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 ख़त्म होने के बाद ये बन गया हमारा वेव 1 और ये बन गया वेव 2। तो वेव 2 के अंदर सिंपल एबीसी करेक्शन बन सकता है। अभी आप समझे, जैसे ये वेव 2 है वैसे ही ये बड़ा वाला वेव 2 है। तो इस वेव 2 के अंदर भी सिंपल एबीसी करेक्शन या सिंपल जिगजैग करेक्शन बन सकता है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इस सिंपल एबीसी करेक्शन में। जो वेव ए का डिक्लाइन है उसके अंदर हमें 5 वेव देखने को मिल जाते हैं जो कि इम्पल्सिव मूव होता है, राइट। वेव ए के अंदर हमें इम्पल्सिव पैटर्न देखने को मिल जाती है। उसके बाद वेव बी में एक सिंपल एबीसी करेक्शन देखने को मिल जाता है। वेव बी के अंदर हमें एक करेक्शन देखने को मिल जाता है सिंपल एबीसी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वेव सी की बात करें तो वेव सी में हमें अभी अभी समझा कि उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न बनती है, इम्पल्सिव पैटर्न। तो उसमें भी एक इम्पल्स पैटर्न देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो हमारा करेक्टिव पैटर्न है सिंपल एबीसी या सिंपल जिगजैग करेक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो उसके फर्स्ट डिक्लाइन में इम्पल्स होगा, फिर करेक्टिव 3 वेव पैटर्न होगी और उसके बाद फिर से एक इम्पल्स पैटर्न देखने को मिल जाएगी। और उसको अगर हम काउंटिंग में नाम दें तो इस डिक्लाइन को हम ए, इसको बी और इसको वेव सी, इस तरीके से उसका काउंटिंग किया जाएगा। जनरली ये सिंपल एबीसी करेक्शन जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है,
कौन सी रेंज में बात की थी हमने कि हमें एक रेंज आइडेंटिफाई करनी होगी, राइट। तो वो रेंज कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये कौन सा करेक्शन है। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो वेव 2 का करेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक वेव 1 कंप्लीट हुआ है, तो ये वेव 2 की हम बात कर रहे हैं। तो वेव 2 का इनिशियल टारगेट रेंज क्या होता है, वेव 2 का कैलकुलेशन हमने समझा है, 1 के बाद वेव 2 का रिट्रेसमेंट 50 to 70% में आता है, राइट। तो सबसे पहले तो जैसे ही यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट होता है तो ये रेंज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 50 to 70% की रेंज में ये कहीं पे भी कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद जैसे इसके अंदर वेव ए बन जाता है, उसके बाद वेव बी कंप्लीट होके जब डिक्लाइन स्टार्ट करता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वेव ए के बाद बी बनने के बाद जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो वेव सी का कैलकुलेशन भी हमने समझा है। वेव सी कितना प्रोजेक्ट करता है, वेव ए का 100 to 123%, राइट। इस रेंज में वेव सी कंप्लीट हो सकता है। तो वेव ए और वेव बी बनने के बाद जब वेव सी का डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आप वेव सी का प्रोजेक्शन रेंज निकाल के एक थोड़ी छोटी रेंज निकाल सकते हैं कि 50 to 70% तो ठीक है, इसमें वेव 2 कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे भी वेव सी की प्रोजेक्शन रेंज ये 100 to 123% आ रही है, राइट। तो इसको आप सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। और भी डिटेल में जब ये वेव सी स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर भी 1, 2, 3 और 4 बन जाए तो 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हैं। फिफ्थ का प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%। तो वो भी एक छोटी रेंज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे ये करेक्टिव पैटर्न जो है वो पूरी हो सकती है। अब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ये वेव 5 का 38 to 61%, वेव सी का 100 to 123% और ये पूरे वेव 2 का 50 to 70% अगर इसी रेंज में आ रहा है, कोई कॉमन रेंज बन रही है, तो ज़्यादातर केसेस में उस कॉमन रेंज के अंदर वेव 2 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। ये सिंपल जिगजैग करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो वो छोटी रेंज जो है आप आइडेंटिफाई अगर कर पाते हैं तो वो आपकी बाइंग रेंज जो है वो बन सकती है। आप समझे किस तरीके से करेक्टिव पैटर्न को डिटेल में समझने से हमें एक छोटी बाइंग रेंज मिल सकती है जहां पे हम अपना ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये सिंपल एबीसी या सिंपल जिगजैग करेक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास हैं, लेकिन कोर्स का जो ये पीपीटी मैंने बनाया हुआ है इनमें से कुछ एग्जांपल मैंने डाले हुए हैं सभी पैटर्न के। इनमें से एक ये सिंपल एबीसी करेक्टिव पैटर्न का ये एग्जांपल है जहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काउंटिंग दिया है वेव 3 कंप्लीट होने का, राइट। इसका मतलब नीचे की तरफ वेव 3 कंप्लीट हुआ है तो वेव 4 का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई इम्पल्सिव डिक्लाइन नीचे की तरफ आ रहा है तो ये 1, फिर ये 2, फिर 3, उसके बाद 4 ऊपर की तरफ बनेगा ना, तो यहाँ पे 3 मैंने इस तरीके से मार्क किया हुआ है, तो वेव 4 ऊपर की तरफ आएगा, राइट। और उसी वेव 4 के अंदर ये एक सिंपल एबीसी करेक्शन बना है जिसके अंदर वेव ए में 5 वेव है, फिर यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न, और वेव सी के अंदर ये शार्प 3, 1 और 2 यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, उतना शार्प बाउंस है, तो डायरेक्टली ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये जो वेव ए है उसका अगर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे तो 100 to 123% की रेंज में 123% के आसपास ये आ रहा होगा। उसके बाद वेव 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, तो वो उसी रेंज में ये कंप्लीशन हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे वेव 4 के बाद वेव 5 नीचे की तरफ ये 1 और 2 बन के इस तरीके से इसके नीचे 3, 4 और 5 कंप्लीट कर सकता है, राइट। तो ये मैंने पहले से आइडेंटिफाई किया था कि ये एक सिंपल जिगजैग करेक्शन है जिसके बाद फिर से निफ्टी जो है वो 10,849 के नीचे ये जा सकता है। उसके बाद का अगर आप देखेंगे, ये पुराना चार्ट है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ वेव 5 के 3 का, राइट। ये सिंपल एबीसी करेक्शन था। उसके बाद ये 1 और 2 हमने आइडेंटिफाई किया था,
तो ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ वेव 3 कंप्लीट हुआ वेव 5 का, उसके बाद फिर से करेक्टिव पैटर्न 4, राइट। तो इसमें भी आप इसका 23 to 38% निकाल सकते हैं, फिर ये करेक्टिव पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये 4 के बाद फिर से हमने यहाँ पे 5th का प्रोजेक्शन भी निकाल लिया, राइट। तो यहाँ पे हमें समझना था ये सिंपल एबीसी करेक्शन का एग्जाम्पल जो हमने आइडेंटिफाई किया था, और वहाँ पे 4 कंप्लीट होने के बाद 5 के लिए आप ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ पे भी ये वेव सी का 100 to 123% आता है, फिर सी के अंदर ये 3-4 है, तो 5th का 38 to 61% आता है, वो रेंज जो बनेगी वो आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सेलिंग रेंज। उस रेंज में अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको वेव 5 का टारगेट एटलीस्ट इसके नीचे मिल जा सकता है। उसके बाद आप वेव 5 में 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे इवेंचुअली आइडेंटिफाई करके उस ट्रेड में अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किस तरीके से आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।